अगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसी बिल को एज इट इज पास कराना है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, सीधे उस बिल को हम पास करा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा पूरे देश के सामने कि हम इस बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर साहब आप रिफर कर दें, जिससे देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्य के ऑफिशियल्स के साथ, या हमारे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, या हमारे बार एसोसिएशन हो, या फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सभी के साथ हो। और मैं समझता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया और शायद इतिहास में किसी, हमारे सभी सदस्य माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बैठकें होती है, पूरे साल में 24 बैठक, 25 बैठक, 26 बैठक होती है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 5 महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है। और इसके बावजूद भी ये कहा जाए 38, मैं कहता हूं जितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब, चाहे अभी बोल रहे थे बेनीवाल जी, कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहते थे, 4 दिन करना चाहते थे। जेपीसी के मेंबर हमारे उधर के स्पीकर साहब से जाके कहते थे कि साहब 15 दिन में 2 बैठक होनी चाहिए। तो मैं बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कह दें कि शायद अपनी स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों को बोलने का अवसर मिला। और आज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ये पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। आप स्वीकार करें न करें, आप इसका विरोध करें, लेकिन उस कमेटी में जो आप बहुत से कंसर्न उठा रहे थे, जो आप बहुत सी बातों को उठा रहे थे, आज उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस किया। इनके प्रेमचंदन जी ने कहा जेपीसी को अधिकार ही नहीं है कि वो रिकमेंडेशन कर सके, अमेंडमेंट कर सके कानून का। गृह मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, उसमें मुझे नहीं कहना। लेकिन आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मेंबर थे उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये कोई साधारण बात है। आज कम से कम उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरह से हमने डिटेल डिस्कशंस किया और डिलिब्रेशंस किया, और इसके बावजूद किसी भी मैं सदस्य से मैंने ये नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आधे घंटे बात रखनी चाहिए होगी, 1 घंटे रखनी चाहिए होगी, सबको मैंने पूरा अवसर दिया। 11 बजे से बैठक शुरू करते थे, 7 बजे 8 बजे तक बैठक करते थे। और इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911
1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो, उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी साहब। वो मिल जाती 1984 में भी कांग्रेस यूपीए सरकार ने देने की कोशिश की, 2014 में भी देने की कोशिश की। आप अपनी कैबिनेट देख ले, सरकार देख ले, 5 मार्च 2014 को चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ था। आप सबको याद होगा, आप सब लोगों में से बहुत से सांसद लड़े थे, जीते थे। 5 मार्च 2014 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, और उसके ठीक 2 दिन पहले 2 मार्च को यूपीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक किया, और कैबिनेट बैठक करके उस 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफिकेशन करके कहा इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। धन्यवाद है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। आज वो हाई कोर्ट के स्टे से रुका हुआ है, नहीं तो इस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने तो देने का काम कर दिया था जो अब असंवैधानिक था। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई अधिग्रहित और मुआवजादारी दी गई जमीन किसी दूसरी इकाई को नहीं दिया जा सकता। सरकार किसी संपत्ति का अगर अधिग्रहण कर ले, मुआवजा दिया जा चुका तो डी नोटिफाई नहीं कर सकता। ये काम कोई कर सकता है कि इस तरह से संविधान और कानूनी प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन कर सकता है और इस तरह की सरकारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश केवल तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस यूपीए की सरकार ने किया था, ये मैं कहना चाहता हूं। और इतना नहीं, आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आखिर कैसे है? आप ये बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज किसी देश में जो 1995 जिस प्रिंसिपल एक्ट की बात कर रहे हैं, 2013 की प्रिंसिपल एक्ट की उस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 1995-2013 में बहुत से साथियों ने केवल एक सेक्शन 40 की बात कही है। मैं कई सेक्शन हैं, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि आज उस 1995 और 2013 में अमेंडमेंट करके इस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दी गई, और उसको अमेंडमेंट करके कि वो अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड की संविधान से ऊपर हो गया, और वक्फ को सेक्शन 40, सुन लीजिए सेक्शन 40, और हम पढ़ना नहीं चाहते कल्याण जी, हमारे पास किताब भी रखी हुई है 95 का, क्या बात, मैं पढ़ के, मैं सेक्शन का नाम ले रहा हूं, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। सेक्शन 40, और आप पढ़ लीजिए किताब खोल के, सेक्शन 43 उसके 1995-2013 एक्ट में। आई एम नॉट यील्डिंग मिस्टर राजा, आई हैव ऑलरेडी यील्डेड इन जेपीसी कमेटी, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम इन जेपीसी। अब काइंडली लिसन, काइंडली सिट डाउन प्लीज। आप, मैं कह रहा हूं वो घोषित करने की संपत्ति सेक्शन 43 में इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन, किसी जमीन को चाहे वो किसी के पास बरसों से हो, और उस जमीन को भी वक्फ घोषित कर सकते हैं। तो ये किसका वायलेशन है? ये वायलेशन है आर्टिकल 300A का, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है, और इन्होंने वो वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। कि इसके बावजूद कि हमारे जो वक्फ के है वो आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन किया है। वक्फ बोर्ड बिना किसी सुनवाई के संपत्ति ले नहीं सकता। फिर आप सुन लीजिए, मैं सेक्शन 32 की बात कर रहा हूं, 95 में सेक्शन 32 में किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कंपनसेशन के टेक ओवर करने की शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये सेक्शन 32 में, ये भी आर्टिकल 300A का राइट टू प्रॉपर्टी का सीधा उल्लंघन है। फिर वक्फ बोर्ड पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये सेक्शन 28, सेक्शन 29 में 1995। अब मतलब वक्फ की जो संपत्तियां होंगी वो उन संपत्तियों पे न रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई सरकारी संस्था का नियंत्रण रहेगा। इस तरह की असीमित पावर दे दिया। फिर सेक्शन 51 और 52 में उन्होंने कहा
कि जब चाहे सरकार वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई कर सकता है। इस बार अभी तो हमने शुरू किया, मैं चेयरमैन था, अभी मैं बताता हूँ, मैं चेयरमैन था, ये नहीं होगा, समझिए। और सेक्शन सुनिए गंभीर, अरे सुनिए, और ये कहा सेक्शन 6 और 7 में अमेंडमेंट, कल्याण बनर्जी कैंडिडेट टेक सीट, अब now I am not kneeling. You go through the section 6 and 7. You address me, sir, please. किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 95 के सेक्शन 6 और 7 में वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया सेक्शन 6-7 में कि वो लोग किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब भी वक्फ की चर्चा होगी तो याद किया जाएगा कि राइट टू अपील किसी ने दिया था, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। ये अधिकार है, और रिवीजन की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं, गृह मंत्री जी ने जैसे कहा रिट की बात करते हैं, लेकिन अपील का अधिकार जो मौलिक अधिकार होता है वो इस सरकार ने पहली बार देने का काम किया है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा सकता सुप्रीम। अरे और बैठ जाओ, कहते पसमानदा, हम ये गुड गवर्नेंस की बात है, केवल पसमानदा की बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहे हैं, खवातीन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑर्फन की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? सच्चर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? सच्चर कमेटी ने कहा था कि आज मुस्लिम महिलाओं की 51% इलिटरेट है, 6% हायर एजुकेशन में नहीं है, मुस्लिम्स की स्थिति SC/ST से भी खराब है। ये हमारे सब लोग सच्चर कमेटी ने कहा था कि इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। आज जैसे आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको लागू करने का काम किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया। आज फिर उसी तरीके से सुन लीजिए, फिर आज उसी तरीके से जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी कांग्रेस यूपीए ने बनाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू करके किसान के आय को दुगना करने का हमने काम किया। आज उसी तरीके से सच्चर कमेटी का आई एम एड्रेसिंग टू चेयर, आप मत देखिए, आप सभापति जी उधर मत देखिए, हमको देखिए, बस आप हमको देखिए, आप बिल्कुल चिंता करिए, समझे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी तरीके से सच्चर कमेटी बनाई इन्होंने, और सच्चर कमेटी की क्या रिपोर्ट है, हम क्यों लाए हैं? आज ये हमारी सरकार ये अमेंडमेंट क्यों लाई है? मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं 2006 से 14 तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी इस कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कि पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, ऑर्फन, इन मुस्लिम गरीब लोगों का क्या होगा। अगर उसकी चिंता हुई तो आज मोदी सरकार को चिंता हुई, और केवल चिंता नहीं हुई, आज इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने, चिल्लाइए मत, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने का उद्देश्य सच्चर कमेटी जो 2006 की रिपोर्ट थी उसके साथ, सच्चर के साथ नहीं, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिया, फिर नेशनल सैंपल सर्वे NSSO की रिपोर्ट है, फिर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट है, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, कुछ ज्ञान बढ़ा लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, NFHS 2019-21, ये सारी रिपोर्ट के आधार पे ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, अरे 2 मिनट सुनिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है ये संशोधन का, जिसमें कि आज उन पसमानदा को होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये जो 1995 हो, 2013 हो, आज तो उन्होंने उस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल पास किया था। मैं बता दूं कि 1995-2013 में इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 19 का किया, आर्टिकल 21 का किया, आर्टिकल 300A का किया। उस समय संविधान के इसका उल्लंघन करके और फिर भी उन्होंने 95 और 2013 को चुनाव के लिए अमेंडमेंट किया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज क्यों वक्त संपत्तियों को विशेषाधिकार दिया जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूं
हमेशा याद किया जाएगा, ये याद किया जाएगा कि अगर वक्फ बोर्ड में पसमानदा आए, ओबीसी आई, कारण महिलाएं पहले से थी। आज तक कैलकुलेट कर लीजिए, केवल 8 महिलाएं आई आज तक, जब से 95 बना, और अब मैंडेट हो गया कि हर वक्फ बोर्ड में 2 होंगी महिलाएं और हर काउंसिल में हमारी 2 महिलाएं होंगी। और ये मैंडेट है। और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे है मैं बता दूं, वक्फ संपत्तियों को विशेषाधिकार दे दिया गया। अन्य धार्मिक संस्थान जैसे हमारे तेजस्वी कह रहे थे कि हम मंदिर को नहीं दे सकते, चर्च को नहीं दे सकते, गुरुद्वारे को नहीं दे सकते, जैन को नहीं दे सकते, केवल वक्फ को विरोध। ये आर्टिकल 14 का इनका